नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो इजराइल और हमास के बीच 15 महीने बाद आखिरकार शांति पर सहमति बन गई है। इजराइल और हमास में दोहा डील हुई, जिसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इस समझौते के अनुसार इजराइल गजा में अपने सभी ऑपरेशंस रोक देगा और हमास इजरायली बंधकों को 19 जनवरी तक छोड़ देगा। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध के सभी टारगेट्स को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें हमारे सभी बंधकों की वापसी शामिल है। इस समझौते में अमेरिका और खासकर ट्रंप की बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में ही नेतन्याहू इस समझौते के लिए माने हैं। हालांकि इजराइल के दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों ने कड़ा विरोध किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में हमास और इजराइल के बीच शांति कायम रह पाएगी या फिर यह जंग में बस एक नया मोड़ है। तो 15 महीनों के बाद आखिरकार इजराइल और हमास में सीज फायर शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि यह सीज फायर आखिर कब तक रह सकता है। तो दोहा डील से गजा में अमन की आशा यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि दोहा डील हो गई है और उसके बाद अब ऐसा माना जा सकता है कि इजराइल जो है वो अपने सभी ऑपरेशंस गजा में रोक देगा और इसके बदले में हमास 19 जनवरी तक सभी बंधकों को छोड़ देगा। तो इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर यह शांति समझौता कब तक टिका रहेगा। दोहा डील यहां पर हो गई है, गजा में अमन की आशा जताई जा रही है। एक तरफ इजराइल गजा में अपने सारे ऑपरेशंस को रोकेगा, तो दूसरी तरफ इजराइल के जो बंधक हैं, जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा है, उन्हें छोड़ने पर सहमति बन गई है। तो आपको बता दें कि कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनायक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। देवनाथ जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। इजराइल और हमास के बीच में आखिरकार सीज फायर देखने को मिल रहा है, लेकिन यह सीज फायर कब तक जारी रह पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्या कहता है आपका आंकलन? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी जंग हुए हैं, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात छोड़ दें, जबकि हिटलर को मारने के बाद ही जंग रुका था जी। दुनिया में जितने जंग हुए हैं वो फाइनली बातचीत के जरिए ही खत्म हुए हैं। तो इस दिशा में अगर सोचा जाए तो अभी 15 महीने की जंग के बाद बातचीत हुई है और जंगबंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका बहुत क्यू यानी इशारा हम देख सकते हैं कि 27 नवंबर पिछले साल को हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ जंगबंदी साइन की थी और बोला था कि 60 दिन तक हम युद्ध नहीं करेंगे। तो वो 60 दिन का जो समय है 27 जनवरी तक है और हिजबुल्लाह ने पिछले 60 दिनों से 2 महीने से इजराइल पर कोई खास हमला नहीं किया जी। तो अब जब हमास भी जंगबंदी साइन कर रहा है तो वह भी उसी दिशा में जाएगा। गौरतलब बात है कि हमास अगर इस जंगबंदी को नहीं फॉलो करता, पालन नहीं करता है तो क्या होगा? तो फिर वही होगा जो कि पिछले 15 महीने से होता रहा है। वो ये होता रहा है 15 महीने से कि हर रोज सुबह 100 इजरायली फाइटर विमान टेक ऑफ करते हैं और गजा पे 200 बॉम्ब गिरा देते हैं। और ये 200 बॉम्ब जो हैं ये हमें समझना पड़ेगा, ये इजराइल में बनते नहीं है। इजराइल के कारखाने बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन उनमें इतनी बड़ी तादाद में बॉम्ब बनाने की सुविधा नहीं है। इजराइल हर रोज 10 बॉम्ब बना सकता है, 20 बॉम्ब बना सकता है। सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब की बात कर रहा हूं। बाकी जो 80% बॉम्ब है वो हर रोज अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। तो अगर गजा में हमास ने सीजफायर उल्लंघन किया, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा चांसेस यही हैं कि इस सीजफायर का उल्लंघन अगर होगा तो वो हमास की तरफ से ही होगा। पहले हमास के पास अभी भी कुछ लड़ाके बाकी हैं,
शुरुआती दौर में कहा जाता था कि उनके पास 30,000 लड़ाके हैं। इज़राइल दावा कर रहा है कि 17,000 को मार डाला। और हमास जो है अभी भी नए रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो अगर हमास अभी भी नए रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो उसका मतलब एक ही है कि हमास ने अभी तक अपनी जो युद्ध लड़ के जीतने की जो इच्छा है, आशा है, उसको छोड़ा नहीं है। तो इस सीज़फायर का अगर उल्लंघन होगा तो पहले तो गजा की तरफ से होगा, हमास की तरफ से होगा। तो इज़राइल ने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, फिर से बमबारी चालू कर देगा। तो मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से उम्मीद करता हूं कि सोमवार से एक-एक करके हमास इज़राइल के बंधकों को छोड़ना शुरू कर देगा। ये तो ज़ाहिर बात है कि एक साथ सारे के सारे जो 33 बंधक को फर्स्ट फेज़ में छोड़ना है, नहीं छोड़ा जाएगा। उनको छोटे-छोटे ग्रुप में 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप में छोड़ा जाएगा। और ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इज़राइल की जेलों में 4,500 से ज़्यादा फिलिस्तीन के कैदी हैं। उनमें से कुछ तो इतने कम उम्र के हैं कि समझिए 15 साल, 16 साल के। जी। तो इनको भी एक रेशो वर्कआउट किया गया है कि जब हमास एक इज़राइल के बंधक को छोड़ेगा, पुरुष बंधक को, तो इज़राइल भी अपने यहाँ से 30 फिलिस्तीन के बंधकों को छोड़ देगा। और इसी तरह से जब हमास अपने यहाँ से एक-एक इज़राइल के महिला बंधक को छोड़ेगा, तो इज़राइल अपने यहाँ से, अपनी जेलों से फिलिस्तीन के 50-50 बंधकों को छोड़ेगा। तो उभय पक्ष को बहुत ईमानदारी से इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। जी साहिल। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है, उनकी भी हम आकलन उनका भी सुन लेते हैं। अमीन साहब, जिस तरीके से सीज फायर पर सहमति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है दोहा डील के बाद, अब एक तरफ जो इजराइल है वो गजा में अपने जितने ऑपरेशंस हैं उनको बंद करने पर सहमत हो गया है, दूसरी तरफ 19 जनवरी तक जो बंधकों को रिहा करने की बात है वो हमास मान गया है। देवनाथ जी ने यहाँ पर कहा कि अगर इस सीज फायर का उल्लंघन होता है तो वो हमास की तरफ से पहले देखा जा सकता है। आपका आकलन क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि शांति बहाली की तरफ उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम आप इसको मानते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति टाइप से? ये खाना पूर्ति नहीं होगा साहिल जी, ये एक इन्फोर्स किया हुआ पता होगा जो कि प्रेशर में किया जा रहा है ट्रम्प साहब के। इसका जो है वो ट्रम्प साहब को जाएगा। उन्होंने इलेक्शन में ये वादा किया था कि हम लड़ाई बंद करा देंगे, चाहे वो यूक्रेन की हो या फिलिस्तीन की हो, इन लड़ाइयों को बंद करेंगे। और वो अमेरिकन समझते हैं इस बात को कि ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में अमेरिकन को नुकसान सीधा है। अभी आप बताते डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथी कि जो वहां पे इतने बम नहीं बनते, स्पेशलाइज जो बम बनते हैं वो अमेरिका से जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वहां तो आप देखिए कि वहां पे आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर हुई है। ये जो बाइडेन की एक ढीली ढाली नीति थी और उनका चुप रहना ही, जो हर मामले में कोई रिएक्शन न देना, जिसके कारण ये आज 15 महीनों की ये यहाँ पर जंग हो गई और 3 साल की यूक्रेन में युद्ध हो गया। तो ये एक चीज दर्शाता है कि वो ढीले ढाले थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और जो कर रहा था उसको पूरी छूट थी। यही नेतान्याहू हैं जिनको एक डांट में ट्रंप ने सीधा कर दिया और अपना न्याय भेजा और कहा कि दोहा पैक्ट होना चाहिए। ये दोहा पैक्ट होने का नतीजा है आज क्या है कि आज ट्रंप जो दूसरी बार जीत के आए हैं, उनको देश की आर्थिक व्यवस्था देखनी है, वहां चरमरा की है और वहां पे सारी स्थितियां जो है कंट्रोल करनी है उनको हर तरीके से। इसीलिए वो आने से पहले अपने हर आदमी को वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, हर एजेंसी के ऊपर अपना आदमी लगा रहे हैं। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी शक्ति को और एडमिनिस्ट्रेटर का डिसीजन को, ये डिसीजन जो होता है हमेशा वो कंट्री के फेवर में होता है और कंट्री के लिए वो चाहते हैं उत्थान करना। चूंकि अब जानते हैं कि उनका सेकंड टर्म है, इसके बाद उनको कोई चांस मिलेगा नहीं। इतिहास गवाह है, अगर अच्छी तरीके से याद किया जाएगा तो ट्रंप को याद किया जाएगा और बुरी तरह से याद किया जाएगा तो बाइडेन को याद किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है। और ये जो समझौता हो रहा है, ये समझौता इन्फोर्स हुआ है, समझौता किया नहीं गया, ये इन्फोर्स किया गया है। इन्फोर्स के कारण क्या है, उनको दोनों ही ग्रुप को मानना होगा और हमास तो जानता है, उसके लोग ही उसको कंडेम कर रहे थे
जो सऊदी के लोग हैं या जो भी गल्फ कंट्रीज के लोग हैं कि वहां पे नाजायज लोग मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ये गलत किया था। लेकिन अब नेतन्याहू को भी सोचना होगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी तो अंदर से भी सरकार खोखली है। उनके जो सैनिक हैं वो भी अंदर से विद्रोह कर रहे थे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पहले इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें अंतरखाने चल रही हैं और उनको भी एक ट्रायल फेस करना पड़ रहा है अपने ही कंट्री के अंदर। और अपने ही देश के लोगों का जो रिवोल्ट है वो ना हो जाए, इसलिए नेतन्याहू ने एक बहाना देखा कि अब एक हमको सपोर्ट मिल रहा है तो इस काम को हम कर लें, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ये एक अच्छी पहल है, अच्छी चीज है। लेकिन इसका क्रेडिट मैं फिर दोबारा कहूंगा कि ट्रम्प साहब को जाता है। ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया में दिखाना है कि हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे प्रशासक हैं और हम जो कहते हैं उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है देवनाथ जी, जिस तरीके से अमीन साहब ने कहा कि इन्फोर्समेंट है, ये समझौता नहीं है बल्कि दोनों के ऊपर थोपा गया है एक तरह से, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो फिर ये कब तक कारगर होगा? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, 19 तारीख को इजराइल के जो बंधक हैं वो भी यहाँ पर रिहा हो जाएंगे। अभी तक तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा था कि एक तरफ इजराइल ये कह रहा था कि जब तक हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा जाता तब तक हम इस तरीके के हमले कर रहे हैं, लेकिन बंधक छूटने के बाद तो एक बार इजराइल और ज्यादा फ्री भी यहाँ पर हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो और ज्यादा आक्रामक हो जाए। जी हाँ, हमास को इसी चीज का डर है कि बंधक अगर सब छोड़ देगा तो इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। इसीलिए पिछले 15 महीने से हमास ने बंधकों को छोड़ा नहीं। हाँ देखिए, ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में जमीनी हालत ये है कि हमास जो है वो फौजी तौर पे बहुत कमजोर हो गया है। एक जमाना ऐसा था कि जब हमास बड़े बड़े रॉकेट, लॉन्ग रेंज रॉकेट हर रोज 100 200 छोड़ सकता था। आज की तारीख में हमास इतना कमजोर हो गया है कि वो छोटे वाले रॉकेट जो कि महज 5 या 6 किलोमीटर जा सकते हैं, छोटे से 1 किलो के वॉरहेड के साथ, उनको भी दिन में शायद 10 या 20 छोड़ सकता है। तो हमास जब जंगबंदी सोचते हैं तो फौजी तौर, मिलिट्री तौर पे समझना पड़ेगा कि हमास हमले करने में अभी समर्थ नहीं है। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सिर्फ इतना हमास कर सकता है कि गजा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, राफा के अंदर जो इजराइल के टैंक हैं गलियों के अंदर, वो हमास के लड़के कभी इस खिड़की से एक हथगोला फेंक देते हैं, कभी उस खिड़की से एक आरपीजी फायर कर देते हैं। लेकिन युद्ध लड़ने में हमास अब केपेबल नहीं है। तो हमारे मिलिट्री में आकलन करते हैं कि दुश्मन कितने प्रतिशत बच गया है जी। तो अभी 90% हमास फौजी तौर पर, मिलिट्री स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से खत्म हो चुका है। 10% लड़ सकता है। इजराइल की मिलिट्री ताकत पूरी की पूरी बची है। इस युद्ध में हमें देखना पड़ेगा कि इजराइल के पास सिर्फ एक ही चीज कमी की होती थी, हवाईया से गिराने वाले बॉम्ब्स। और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है वो महज 4 घंटे के अंदर उनके जो C5A गैलेक्सी हैं, स्टार लिफ्टर हैं, या जैसे C-17 ग्लोब मास्टर है, इंडियन एयरफोर्स में भी हैं, वो भर भर के अमेरिका से एक एक खेप में 50-50, 100-100 बॉम्ब्स डिलीवर करते हैं। नेटो कंट्रीज में जो अमेरिका ने अपने हथियारों का, बॉम्ब्स का वो रखा है स्टोर, खाली हो गया पिछले 15 महीने में। ये शायद दर्शकों को मेरा बताना उचित होगा। नेटो कंट्रीज में, यूरोप के देशों में अमेरिका ने हजारों लाखों बॉम्ब रखे हुए थे, जो कि उसने रखे हुए थे कि रूस के विरुद्ध युद्ध करेगा अगर लड़ाई हुई तो। पिछले 15 महीने में हवाई जहाज से और शिप्स में भर भर के वहां से नेटो कंट्रीज से, क्योंकि वो अमेरिकन स्टॉक है, उनको लाकर इजराइल को दे दिया गया है। तो इजराइल तो जब चाहे हमला कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं वो दबाव डाल भी रहे हैं इसके लिए। ठीक है, एक तरफ अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के साथ रहा है, ये जग जाहिर है, और हमने देखा भी है किस तरीके से अमेरिकी सेना भी वहां मदद के लिए पहुंची, किस तरीके से हथियार यहां पर मुहैया कराए गए। अभी यही कारण भी है कि अमेरिका की बात इजराइल मान भी रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इजराइल का एक कड़ा रुख जो था वो इस पूरे संघर्ष को लेकर सामने भी आया, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से ये इन्फोर्समेंट यहाँ पर किया गया है, उसके बाद से स्थितियाँ जो है वो थोड़ी शांति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई भी पड़ रही हैं, क्योंकि ट्रंप जो हैं उनकी मध्यस्थता यहाँ पर है। अब ऐसे में जब बंधक रिहा हो जाएंगे और आने वाले समय में जब स्थितियाँ थोड़ी और इजराइल के फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी, तो सारा नुकसान तो हमास का ही है। अगर इजराइल हमला कर देता है
या सीज फायर का उल्लंघन करता है आने वाले समय में, क्योंकि बंधक भी रिहा हो जाएंगे, उसके बाद वो पूरी तरह से फ्री है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो यहां पर हमास का है। क्या ये हमास को नहीं समझ आ रहा होगा? देखिए साहिल साहब, हम्म बहुत बड़ी बात है हम्म कि ने बीच में चाहा था कि उनको कंट्रोल किया जाए, हाँ लेकिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया था एग्रेसिव होके कि हम नहीं करेंगे। जी। वो जानता था इस बात को नेतन्याहू कि उसको जो है अमेरिका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका या जो सपोर्ट कर रहा है वो बाइडेन के अंदर इतनी दम नहीं है कि वो कर पाएंगे। जी। लेकिन ये ट्रम्प का रिजीम आ चुका है, अब ट्रम्प साहब ने जो कह दिया वो फाइनल है। और वो ट्रम्प नहीं चाहते कि यहाँ पर युद्ध अब ज्यादा बढ़े, क्योंकि उन्हें और भी देश की और बातें करनी है और डेवलपमेंट करने हैं, देश के बारे में और कुछ सोचना है, योजनाएं बनानी। सिर्फ युद्ध करने से काम चलने वाला नहीं है आगे 4 सालों के लिए। ठीक। और वो अपनी यहाँ पार्टी को मजबूत भी करेंगे और खुद को मजबूत करेंगे और हिस्ट्री में एक अच्छा नाम करेंगे। तो जो ही कहना है आपका कि अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि बिल्कुल खत्म हो गया है हमास, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके सामने जो सपोर्ट है वो आपको याद होगा कि उसका सपोर्ट जो है ईरान करता है। ये सारे जितने ग्रुप हैं ये ईरान के सपोर्ट किए हुए ग्रुप हैं, और ईरान को पीछे से रशिया सपोर्ट करता है, उधर से चाइना भी सपोर्ट करता है। ये ग्रुप जो है यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं कि उनकी अमेरिका से सीधे लड़ाई है। अब ना तो हमास जल्दी पहल करेंगे, लेकिन हमास अपने जगह मजबूत है। वो आपको मैं एक चीज बता दूं, और वो पहल नहीं करेंगे। और जो आगे सवाल है नेतन्याहू का, तो नेतन्याहू के भी इजरायली जो हैं वो अब कोशिश नहीं करेंगे इस बात की, क्योंकि वो खुद ही पीछे हट रहे थे। आपने देखा होगा अभी ये बात से साबित होता है कि लेबनान में ही इनके लड़ाके जो ये फौज के थे वो पीछे हट रहे थे, इसीलिए उन्होंने वहां पे पैक्ट किया और पीछे हट गए। अब ये बहुत बड़ी बात है कि वो कंट्री क्या सालों साल वार में रहेगा, उनके रिश्तेदार सब मारे जाएंगे, उनके यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सारा काम रुका हुआ है, चाहे आर्थिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो। हर तरह से इनका पूरा बहिष्कार हुआ है पूरी दुनिया में इसराइल की इस लड़ाई को लेके। ऐसा नहीं है, अगर हम कर भी दिया था तो एक बार आप उनको कर देते, उनके लीडरों को मार दिया, बंद हो सकती थी, लेकिन नहीं। तो अब आपको मैं बता दूं कि इन जो डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत हुई है उसमें पहले ही हमारे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने कह दिया कि वहां 2 स्टेट होगा, यानी उसको एग्जिस्टेंस देंगे फिलिस्तीन को। चूंकि ये पहले एज ए टेंट में आए थे, इजरायली वहां पर फिलिस्तीन के अंदर टेंट में बसाए गए थे, और बसने के बाद इन्होंने अपना टेंट बहुत बड़ा कर दिया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश आए थे और उनका टेंट पूरे हिंदुस्तान में छा गया था, वो चीजें जो हैं अब यहाँ होंगी। और ट्रम्प साहब के कहने को 2 स्टेट फार्मूला जो है, जो कि यूएन में भी डिस्कस हुआ, पूरी दुनिया भी चाहती है, हमारा इंडिया भी यही चाहता है कि 2 स्टेट हो, क्योंकि उनका राइट है। ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन का राइट नहीं है, फिलिस्तीन भी वहां के रहने वाले हैं, उनको भी राइट मिलना चाहिए और उनकी आजादी मिलनी चाहिए और उनका स्टेट क्लियर होना चाहिए। और ये जो हमास है, ये हमास पैदा किया गया था, मैं आपको आज बता दूं इसकी हिस्ट्री, ये किया गया था, इजराइल ने पैदा किया था वहां 2 करने के लिए। क्यों कि मैं वहां गया हूँ 2004 में, ऑफिशियली गया था, तो वहां पर अराफात साहब जिंदा थे। तो ये अराफात को नीचा दिखाने के लिए पॉलिटिकली तौर पर, तो ये उस वक्त जो हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो उस वक्त वहां पर फॉरेन मिनिस्टर देख रहे थे और होम मिनिस्ट्री फिलिस्तीन की। तो मैं आपको बताऊं कि ये चीजें जो हैं ये डेवलप की गई थी इसराइल के द्वारा। इसराइल ने ही अपने ही दुश्मन पैदा किए थे, नहीं सोचा था कि ये हम ही को नुकसान देगा, तो हमास ने इन्हीं को नुकसान दिया। ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिकली तौर पे जुड़ा हुआ था वहां पर, और उसने दिखाना चाहता कि हम आतंकवादी नहीं, हम एक पॉलिटिकल ग्रुप हैं। उसका नतीजा आपने देखा। तो ऐसा है, अब आप ये मान के चलिए कि दोनों तरफ से, और जो समझौता हुआ है इन्फोर्स हुआ है, मैंने कहा ना समझौता किया नहीं है, इन्फोर्स किया गया है, दोनों पे दबाव डाला गया है। तो मैं समझता हूं कि ये ईरान भी अब लड़ाई नहीं चाहता है, रशिया भी नहीं लड़ाई चाहता है, क्योंकि उसको भी यूक्रेन में बंद करना होगा, ट्रम्प का अच्छा दोस्त भी कहना चाहिए। तो इस तरीके से लड़ाई को बंद होना है, जिससे कि शांति हो, विश्व शांति हो, और हर जगह से समझौते और हर तरीके से डेवलपमेंट हो। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है कि ये युद्ध विराम की स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी या फिर स्थितियों में खासा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। अब दोहा डील यहां पर हो गई है, एक तरफ इजराइल
जो गजा में तमाम ऑपरेशन चला रहा था वो बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल के जो बंधक हमास के पास थे उन्हें भी यहां पर रिहा कर दिया जाएगा। अब आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।